Good morning. Today is the sixth lecture on numerical classes. Okay, and today we are going to discuss the numericals based on zero order reaction. Before this, I have taken 5 classes on first order reaction. In first lecture number 1, I have discussed the theory related to the first order reaction, and in the remaining 4 lectures I have discussed the numericals related to the first order reaction. But today we are going to discuss zero order reaction. Before the discussion on zero order reaction, I want to give some theory related to the zero order reaction which will be helpful to solve the numericals problem. Without knowing the theory of a particular topic, you cannot solve the numerical in a proper way. Okay? हम यही आपको बताना चाह रहे हैं कि आज हम न्यूमेरिकल क्लास जो है, न्यूमेरिकल क्लास जो है, इसका लेक्चर नंबर 6 ले रहे हैं। 6 में हम क्या करने जा रहे हैं आज? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बताए। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड थ्योरी बता देते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन किसको कहते हैं, है ना? इसका एग्जांपल्स क्या है, इसका ग्राफ का नेचर क्या है, इसका स्लोप क्या होगा, है ना? इसका हाफ लाइफ क्या है, गैसियस फेज में जब रहेगा तो क्या एक्सप्रेशन होगा। जब इन सब बातों को जान जाएंगे तब हमको जीरो ऑर्डर रिएक्शन का न्यूमेरिकल पढ़ने में आनंद आएगा। ओके, तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल क्लासेस। ओके, न्यूमेरिकल क्लासेस ऑन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इसको हिंदी में कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया या शून्य कोटि अभिक्रिया की बात, शून्य कोटि की अभिक्रिया। 2 सिलेबस पढ़ना, इसके पहले बताया जीरो ऑर्डर रिएक्शन, उसका थ्योरी बताए, तब न्यूमेरिकल बताए। ओके, आज हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर थ्योरी बताने जा रहे हैं। थ्योरी को दिमाग में रखिएगा भैया, जब तक थ्योरी दिमाग में नहीं रहेगा न्यूमेरिकल बनाने में कठिनाई होगी। न्यूमेरिकल में कहीं कुछ नहीं है, जब तक आपको थ्योरी पर ग्रिप नहीं होगा तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा। ओके, पहले आप जानिए व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शन whose rate does not depend on the concentration of reactant is known as zero order reaction। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसका रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है उसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो सर फर्स्ट ऑर्डर किसको कहेंगे? तो जिसका रेट 1 कंसंट्रेशन टर्म पर निर्भर करेगा उसको कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर किसको कहेंगे? वैसा रिएक्शन जिसका रेट 2 कंसंट्रेशन टर्म पर निर्भर करेगा उसको क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सिमिलरली थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, ऑर्डर का मान कुछ भी होता है, या 0 1 2 3 4 n तक होता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में भी होता है। तो समझ गए? इसका देखिए ग्राफ क्या है ना? ये रेट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से।
y एक्सिस पर हम दे रहे हैं क्या, रेट, ये 0 पॉइंट है, और ये जो x एक्सिस पर हम दे रहे हैं कंसंट्रेशन, है ना। एरो मतलब समझ गए, कंसंट्रेशन इंक्रीजेज ऑन x एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and the rate is represented on y-axis which increases from bottom to top, so the arrow is represented like this way. Okay, so I have told you what is zero order reaction. The reaction whose rate does not depend on the concentration of क्या, reactant, जो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है। यह कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का। केमिकल रिएक्शन का जो मेन पार्ट क्या होता है, रिएक्टेंट, वही रिएक्टेंट ही खर्च होकर प्रोडक्ट में बदलता है ना। ये कंसंट्रेशन किसका है भैया, रिएक्टेंट का है, और यह एक्स एक्सिस पर लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ रहा है। ओके, यदि हम ग्राफ इस तरह से बनाते तो ये क्या बता रहा है, यह बता रहा है कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे रेट बढ़ेगा। ये चीज़ तो है नहीं, समझ रहे हैं ना। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता, इसलिए ग्राफ ऐसे होगा नहीं ना। तो देखो ग्राफ को हम कैसे देते हैं, इस तरह से। इसका क्या मतलब कि कंसंट्रेशन मान लो यहाँ, तो रेट यहाँ, कंसंट्रेशन बढ़ा के यहाँ कर दिए तो भी रेट वही है, कंसंट्रेशन बढ़ा के फिर यहाँ कर दिए तो भी रेट यही है, कंसंट्रेशन यहाँ कर दिए तो भी रेट यही है। यानी कंसंट्रेशन हम रिएक्टेंट का कुछ भी बढ़ा दें, रिएक्शन का रेट हमेशा क्या होगा, वही होगा, कांस्टेंट होगा। तो ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो देखिएगा y एक्सिस पर रेट है, x एक्सिस पर कंसंट्रेशन है, और यदि ग्राफ का नेचर जो है ऐसे होगा, पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस, पैरेलल टू द कंसंट्रेशन एक्सिस यदि रहेगा तो हम उसको क्या कहेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यह ग्राफ बता रहा है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कुछ भी हो, रिएक्शन का रेट हमेशा कांस्टेंट रहता है, ऐसे रिएक्शन को जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब देखो इसमें एग्जांपल पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखो हम इसका एग्जांपल आपको बता रहे हैं। एग्जांपल, अमोनिया, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ मोलिब्डेनम, MO, MO को पढ़ते हैं मोलिब्डेनम, MO। ओके, या प्लेटिनम या टंगस्टन, तो ये ब्रेक करके क्या बनाता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाता है ना। अब यहाँ देखिए यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे है। हम क्या किए, ये मोलिब्डेनम हुआ या प्लेटिनम, किसी बुक में मोलिब्डेनम मिलेगा या प्लेटिनम मिलेगा, किसी में टंगस्टन मिलेगा, इसलिए हम तीनों लिख लिए। ऐसा नहीं कि तीनों देना है, कोई एक दिए, मोलिब्डेनम देंगे तो ये दोनों नहीं देंगे, प्लेटिनम दिए तो ये दोनों नहीं देंगे, मतलब तीनों में से कोई। तो अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन होता है वह प्लेटिनम की सतह पर या मोलिब्डेनम की सतह पर या टंगस्टन की सतह पर होता है, और यह टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ओके, अब तुम क्या करो, मोलिब्डेनम नहीं, इसको नहीं, अब हम क्या करेंगे, अमोनिया के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो देखेंगे रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन नहीं हुआ मतलब प्रोडक्ट नहीं हुआ। तब हम क्या करेंगे, अमोनिया के कंसंट्रेशन को घटाएंगे, तो भी रिएक्शन नहीं होता, मतलब प्रोडक्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा दो कि अमोनिया की कंसंट्रेशन को घटा दो, यह रिएक्शन नहीं ना। तब क्या होगा, जब हम इसमें मोलिब्डेनम दे देते हैं तब यह टूट के बनाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हुआ, इस रिएक्शन का रेट जो है ये अमोनिया के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं किया, यह तो इस पर निर्भर किया ना, इस पर तो निर्भर नहीं किया। बहुत लोगों का कन्फ्यूजन होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे होगा। ये जो इस रिएक्शन का रेट है
अमोनिया के हम इसको नहीं देंगे, अमोनिया कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे रिएक्शन नहीं होगा, घटा देंगे तो भी रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब इस रिएक्शन का रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता है, इस पर निर्भर करता है। तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में यह क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हुआ? तो देखो इसका रेट इक्वेशन लिखेंगे, R इक्वल टू के, R हुआ रेट ऑफ रिएक्शन, के हुआ रेट कांस्टेंट है ना, इक्वल टू के क्या देंगे, अमोनिया कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, या इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया, बड़ी ब्रैकेट को लिखते हैं, इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। मतलब कंसंट्रेशन को जब मोल पर लीटर में व्यक्त किया जाता है तो इसको कहते हैं मोलर कंसंट्रेशन। और यहाँ अमोनिया का है कितना, कॉफिशिएंट, आगे जो दो लिखा है ये क्या है, कॉफिशिएंट। इसके कंसंट्रेशन पर तो निर्भर करता नहीं है, 2 मोल कर दें कि 10 मोल कर दें कि 5 मोल कर दें, इसके कंसंट्रेशन पर तो निर्भर करता नहीं है। इसीलिए रेट जो है, रेट इक्वेशन लिखेंगे, R इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू पावर क्या, 2, यानी किसके कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं किया है ना। और किसी भी चीज को पावर 0 तो वैल्यू क्या होता है, जानवे करते हो 1 होता है ना। इसीलिए R इक्वल टू क्या हो गया, बताओ, R इक्वल टू क्या हो गया, देयरफॉर हम लिख सकते हैं R इक्वल टू के। तो ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि किस ऑर्डर के लिए रिएक्शन के रेट R और रेट कांस्टेंट K दोनों का मान समान होगा। तो याद रखना, किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, याद रहेगा। और ये भी एग्जांपल याद रखना, अमोनिया का डिकम्पोजिशन मोलिब्डेनम की सतह पर क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का उदाहरण। ओके, समझ रहे हैं ना, यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में R और K का वैल्यू सेम रहता है। क्योंकि सर R क्या है, R को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, इधर लिख सकते हैं, कट जाएगा। R को क्या कहते हैं, रेट ऑफ RKL रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। हिंदी में क्या कहिएगा भैया, अभिक्रिया की दर। और K को क्या कहोगे तुम, रेट कांस्टेंट, क्या बोलोगे, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। हिंदी भी बोल रहे हैं, इन्हें कहना सर हिंदी नहीं लिखी, अरे बोल दिए ना, आपको नोट कर लीजिए, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। R को क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। ऑब्जेक्टिव आएगा किस ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट और के लिए रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू समान होता है, क्या जवाब देंगे, जीरो ऑर्डर। इसका एग्जांपल याद रखना, मोलिब्डेनम की सतह पर अमोनिया का विघटन। ओके, इसका 2-3 एग्जांपल फेमस है, उसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब व्हेन डिकम्पोजिशन अकर्स विद द हेल्प ऑफ हीट, जब डिकम्पोजिशन की क्रिया हीट के द्वारा होती है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। और इसका डिकम्पोजिशन ऐसे नहीं होता है, जब हम गोल्ड देते हैं तब यह टूट के बनाता है H2+I2। यदि आप गोल्ड नहीं देंगे, हीट नहीं करेंगे तो ये नहीं, रिएक्शन नहीं होगा। इसके कंसंट्रेशन को हम बढ़ा दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा, इसके कंसंट्रेशन को घटा दें तो भी रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन कब होगा, जब हम इसको हीट करेंगे, ये हीट का सिंबल होगा, जब हम इसको हीट करेंगे गोल्ड की उपस्थिति में, तो यह टूट के H2 और I2 बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि यह रिएक्शन जो है HI के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देयरफॉर रेट क्या हो जाएगा, R इक्वल टू के HI पर पावर क्या देंगे, 0, जबकि हम कॉन्स्टेंट 2 है। इसीलिए बोले कि रिएक्शन देखकर ऑर्डर का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मान एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है। और इसका डिकम्पोजिशन जो है HI के कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता।
तो देयरफॉर r इक्वल टू k, किसी भी चीज पर पावर दिए 5 पर पावर 0 की वैल्यू क्या होता है 1, hi पर पावर दिए क्या होगा 1, तो देयरफॉर r इक्वल टू क्या k हुआ। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए r और k का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है ना। r क्या है लिख दिए हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, और k क्या है तुम्हारा रेट कांस्टेंट। ओके, ये दोनों एग्जांपल याद रखिएगा, पूछता है ना, पूछता है। अब देखो इसका डायरेक्ट हम जो है एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, व्यंजक कैसे आ रहा, तो जब हम थ्योरी बताएंगे उसको ड्राइव करेंगे। डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, याद रखिएगा k इक्वल टू 1/t a माइनस x, है ना। a अगेन वही है इनिशियल कंसंट्रेशन, a माइनस एक्स क्या है कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t समय के बाद जो कंसंट्रेशन बच जाता है वह क्या है a माइनस एक्स, t है टाइम, k है रेट कांस्टेंट। समझ रहे हैं, एक्सप्रेशन याद रखना है, जीरो ऑर्डर के लिए यही आपको फर्स्ट ऑर्डर में क्या बताया, k इक्वल टू 2.303/t log a बाय a माइनस एक्स, बता रहे यह हुआ किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या होगा जीरो ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए अलग व्यंजक होगा, थर्ड ऑर्डर के लिए अलग एक्सप्रेशन होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन आप ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/t, a क्या है इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन को a नॉट लिखते हैं, अब माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t। ओके, ये एक ही चीज है, ये लिखिए या ये लिखिए, एक ही चीज है, दो चीज नहीं, कहीं इसको लिख देते हैं इसको। ओके, अब मान लीजिए यदि गैस है, वहाँ कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर यूज करेंगे, तब क्या लिखिएगा k इक्वल टू 1/t इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर आफ्टर टाइम t। A नॉट हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन, P नॉट हुआ इनिशियल प्रेशर, ये क्या हुआ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t, ये क्या हुआ प्रेशर आफ्टर टाइम t। ये हुआ किसके लिए, फॉर गैस, फॉर गैस। ओके, तो सर ये क्या है, ये सारे के चीज याद लिख सकते हैं। ए क्या है, ए को हम लोग कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं ए नॉट, ये हुआ मोलर कंसंट्रेशन, जब मोल पर लीटर व्यक्त करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, तो कहीं पर इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट लिख देते हैं, कहीं स्मॉल ए लिख देते हैं। वही यदि गैस है तब आप क्या लिखिए पी नॉट, ए एक जगह क्या लिखे ए नॉट, यदि गैस है तो क्या लिखे पी नॉट। क्लियर, आपको सर ए माइनस एक्स का ए माइनस एक्स, इनिशियल कंसंट्रेशन को हिंदी में क्या कहोगे भैया, प्रारंभिक सांद्रण, हिंदी में लिखो प्रारंभिक सांद्रण, समझ रहे सब इंग्लिश ही चलता है। ए माइनस एक्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन को तो शॉर्ट में लिखते हैं CON से, हिंदी में पूरा नाम ये हुआ, हिंदी में होता है सांद्रण, शॉर्ट में लिखते हैं CON से। कंसंट्रेशन एट टाइम t, t समय पर कंसंट्रेशन माना 10 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन बच जाता है, 15 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन बच जाता है, 25 मिनट के बाद जो कंसंट्रेशन बच जाता है, वही हुआ ए माइनस एक्स, मैंने कंसंट्रेशन एट टाइम t, वही हुआ ए माइनस एक्स। उसी को आप क्या लिखिएगा, ऐसे भी लिखिएगा कंसंट्रेशन एट टाइम t।
आप इसी को क्या लिख सकते हैं, यदि गैस है तो क्या लिखिएगा, P। समझ गए। A माइनस एक्स क्या है, कंसंट्रेशन एट टाइम t समय के बाद जो शेष कंसंट्रेशन बच जाता है वो A माइनस एक्स, उसी को A लिखिए, गैस है तो T लिखिए। ओके, ये सब थ्योरी जब तक दिमाग में नहीं होगा, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है और लिख दिए, या किसके लिए हुआ, गैस के लिए, सॉल्यूशन। ओके, अब देखो कहीं भी ग्राफ पूछ देता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, तो अब सर ये कैसे आया, तो वही जब हम इसका क्लास लेंगे ना, ऑफलाइन क्लास जब चलेगा तो हम इसको ड्राइव करके बताएंगे कि कैसे आया। ओके, अब देखो हम ग्राफ खींचते हैं, A माइनस एक्स और टाइम t के बीच ग्राफ खींचा जाता है। यह स्टेट लाइन इक्वेशन है, स्टेट लाइन इक्वेशन जानते करते हो आप, y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज स्टेट लाइन इक्वेशन, है ना। ये तुम्हारा m जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। यह क्या है, इंटरसेप्ट है, कटऑन है, जहाँ पर काटता है। इस बार जो ग्राफ आता है ना, ये निगेटिव, स्लोप निगेटिव, यदि पॉजिटिव रहता तो ऐसे स्लोप होता है ना। इसका जो खींचते हैं तो उसमें निगेटिव आ जाता है, इसीलिए ग्राफ के जो स्लोप होता है इस तरह से। तो याद रखिएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो स्लोप होता है उसका वैल्यू होता है माइनस। फर्स्ट ऑर्डर में हम लिखे थे, वहाँ ग्राफ खींचे थे लॉग A माइनस एक्स और t के बीच, वहाँ पर स्लोप दिए थे माइनस के बाय 2.303 दिए थे, देख लेना क्या दिए, उसका वो स्लोप है। और यह जो स्लोप है किसका, जीरो ऑर्डर का, है ना। इस तरह के दे देगा तो आप फट से पकड़ लीजिएगा कि यह क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का स्लोप है माइनस के। यहाँ जो ग्राफ खींचे A माइनस एक्स और t के बीच, तो इस केस में ग्राफ का जो नेचर आया कितना आया, ये स्लोप जो आया कितना आया, माइनस के मतलब रेट कांस्टेंट के बराबर हो गया। ये दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसी में आपको बताया कि हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, देखो हाफ लाइफ अर्ध जीवन, हाफ लाइफ है ना, अर्ध जीवन। ओके, इसको जो है डिनोट किया जाता है टी हाफ। टी हाफ जैसे कि मैंने समझा ना, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहते हैं जितने समय में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपने प्रारंभिक कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, यानी 50% हो जाता है, तो उसे उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं। या रिएक्टेंट को अपने प्रारंभिक कंसंट्रेशन का आधा खर्च होने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया, उसी को क्या बोलते हैं बताओ, हाफ लाइफ रिएक्शन, है ना। जैसे मान लो हम 50 रुपया लेके बाजार में हम खर्चा कर दिए, 10 का खर्चा कर दिए, और कितना बचा 40। फिर आगे गए तो 5 का खर्चा कर दिए, कितना बचा 35। फिर आगे गए तो हम 10 का खर्चा कर दिए, कितना बचा 25। तो अपने प्रारंभिक कंसंट्रेशन जो भी है उसका आधा होने में जितना समय लगता है उसी टाइम को क्या कहते हैं, हाफ लाइफ, है ना। यानी 50% रिएक्शन को पूरा होने में जितना समय लगता है उसे उस रिएक्शन का हाफ लाइफ कहते हैं। टी को ही टी हाफ कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब वो अपने इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या हो जाता है, आधा। ओके, अब देखो इसका जो है व्यंजक जो है डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, डायरेक्ट फॉर्मूला टी हाफ, कुछ नहीं उसका उसी एक्सप्रेशन में वैल्यू बैठा देते हैं, आ जाता है। टी हाफ इक्वल टू होता है A/2, A टी हाफ में हाफ लाइफ इक्वल टू A/2। तो सर ये क्या है, तो वही है इनिशियल
कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रण। ओके, आगे के क्या है, रेट कांस्टेंट, दर नियतांक। ओके, टी हाफ क्या है, हाफ लाइफ। तो आप देख रहे हैं कि ये टी हाफ जो है, टी हाफ जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, वह इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती। जबकि आपको जीरो ऑर्डर में, ये फर्स्ट ऑर्डर में हम आपको बताए थे 0.693/k, ये फर्स्ट ऑर्डर है। इस इक्वेशन में देखो तो कहीं पर ए टर्म है, ए नहीं है, यानी कि यह इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है यह अपने इनिशियल कंसंट्रेशन ए पर निर्भर करता है। ओके, अब देखो ग्राफ जो हम खींच रहे हैं, देखो इसका नेचर, या इनिशियल कंसंट्रेशन का, यहाँ देते हैं हाफ लाइफ, यहाँ दिए इनिशियल कंसंट्रेशन ए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या है कि हाफ लाइफ में इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका अर्थ हुआ जैसे जैसे इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, हाफ लाइफ भी क्या होगा, बोलो, बढ़ते जाएगा। इसका नेचर इस तरह से क्लियर हुआ। दिस इक्वेशन इंडिकेट दैट half life is directly proportional to the initial concentration. It means as the initial concentration increases, the half life of the reaction increases. So if a graph is plotted between T half and A, in this graph half life is represented on y-axis and initial concentration is represented on x-axis. And when the graph is plotted, then the nature of the graph is found to be like this. This graph indicates that half life is directly proportional to A. This is the half life of zero order reaction. Okay, and now we are going to discuss how the half life of nth order reaction can be calculated. In general form, it can be written like this way. Okay, for nth order reaction, T half is directly proportional to 1 by a per power n minus 1. A पर पावर, ए हुआ वही इनिशियल कंसंट्रेशन, ए क्या हुआ, इनिशियल कंसंट्रेशन, एंड एन जो है यह है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, ओके। अब देखो ये जनरल इक्वेशन हम लिख दिए किसके लिए, nth ऑर्डर। आप n का वैल्यू बदलते जाइए, आपका हाफ लाइफ पता चलते जाएगा कि वह इनिशियल कंसंट्रेशन ए पर डिपेंड करता है कि नहीं करता है। मान लो हम n का वैल्यू ले लेते हैं, क्या n का वैल्यू ले लेते हैं 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0, ए पर पावर 0 क्या हो गया, 1 हो गया। हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर का वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। अब मान लो यदि हम ले लेते हैं क्या, n का वैल्यू ले लेते हैं 0, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हाफ लाइफ जो है जीरो ऑर्डर फर्स्ट जो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सेकेंड ऑर्डर से बता दो, तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर, निकालते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, प्रथम ऑर्डर के लिए हम n का वैल्यू क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो क्या लिखेंगे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए पावर
n माइनस वन, एन की जगह 1 दे देते हैं, 1 माइनस 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a को पावर 0, a को पावर 0 क्या होता है 1, यानी कि हाफ लाइफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वह इनिशियल कंसंट्रेशन पर निर्भर नहीं करता। फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन n का वैल्यू लेंगे 2, तो t हाफ 1 बाय 2 माइनस 1 बाय a, यानी हाफ लाइफ जो सेकेंड ऑर्डर का वह इनिशियल कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, वह इनिशियली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, इसी में देखो फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर एन का वैल्यू क्या ले लेंगे 0, तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a पर पावर 0 माइनस 1, a पर पावर माइनस 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा a, यानी क्या मतलब हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन a पर निर्भर करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वह इनिशियल कंसंट्रेशन a पर निर्भर नहीं करता है, जबकि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है इसका हाफ लाइफ वह इनिशियल कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। थर्ड ऑर्डर रहेगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो दिस इज द ऑल अबाउट थ्योरी रिगार्डिंग टू द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो है थ्योरी आपको बता दी। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताएंगे। अभी जो हम थ्योरी आपको बता रहे हैं ये न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी बता रहे हैं, यानी ऐसा थ्योरी बता रहे हैं जिस पर सिर्फ न्यूमेरिकल है ना और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड बन जाए। अब हम उसको ड्राइव नहीं किए, ये जो जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ व्यंजक कितना कैसे आया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को व्यंजक कैसे आया, ये हम नहीं किए। ये हम क्या किए, सिर्फ जो है हम थ्योरी न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी बताए, ओके, ताकि आपको न्यूमेरिकल पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हो। यह न्यूमेरिकल क्लास का जो है लेक्चर नंबर 6। ओके, अब हम आपको न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल्स जो है इसका क्वेश्चन देखिए, कहता है जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट, हिंदी क्या होगा, दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, कहीं वेग स्थिरांक भी लिखा रहेगा 0.0030 मोल पर मीटर पर सेकेंड है। कहता है ए के प्रारंभिक सांद्रण, सांद्रण 0.10 m से 0.075 m हो जाने में कितना समय लगेगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। पहले हम आपको बता दिए क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम है किस ऑर्डर का, जब तक ये पता नहीं चलेगा तो हम अंदाजे कौन सा इक्वेशन लगा देंगे। यहाँ लिख दिया है जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट मतलब के का वैल्यू देखो दे दिया है, दिया है
के का वैल्यू है 0.0030 मोल पर लीटर पर सेकेंड, है ना। देखिए कहता है ए के प्रारंभिक सांद्रण इतना से इतना हो जाने में कितना समय लगेगा। ए का प्रारंभिक सांद्रण जो है इनिशियल प्रारंभिक सांद्रण ना इनिशियल कंसंट्रेशन दिया। इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए नोट या ए से डिनोट करते हैं, कहीं ए दे देते हैं कहीं ए नोट दे देते हैं, है ना। ये कितना है 0.10 है। तो सर कैपिटल एम का मतलब क्या? कैपिटल एम का मतलब हुआ कंसंट्रेशन जब दिया रहता है मोल पर लीटर में तो वहाँ कैपिटल एम देते हैं, जिसको मोलरिटी पढ़ा जाता है, मोलरता। क्या पढ़ते हैं? मोलरता। और कहता है कितने समय के बाद मैंने टी का वैल्यू क्या हो जाए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टी समय के बाद कितना हो जाता है 0.05, यानी क्या दिया है ए। इसी को हम a माइनस एक्स भी लिखते, a माइनस एक्स लिखिए या a लिखिए। यह कितना भैया तुम्हारा 0.075 है। कहता है इतना कंसंट्रेशन को इतना हो जाने में कितना समय लगेगा। हम जानते हैं फ्रॉम जीरो ऑर्डर रिएक्शन शून्य कोटि की विक्रिया से हम आपको तुरंत बताया K = 1/T A naught initial concentration and concentration after time T। Therefore T = 1/K, इसका वैल्यू है आपको 0.10 माइनस 0.075। टी का वैल्यू के का वैल्यू बैठा दिए 0.0030, इसको घटा देंगे तो कितना आएगा 10 में घटा दे 0.075, है ना। तो 10 में पहुँच गया 5, यहाँ पे तो 9 9 7 गया 2, ये आ गया 0.025। अब सब को क्या करें, इसको गुना करके भाग दे दिए, इसका वैल्यू आ गया बच्चों 8.3 सेकेंड। कितना आया 8.3 सेकेंड। यही तुम्हारा क्या हुआ आंसर, यानी कि अपने प्रारंभिक कंसंट्रेशन ए नोट को इतना होने में कितना समय लगा 8.3 सेकेंड लगा। बोलो अब समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। समझ गए? इनिशियल कंसंट्रेशन इतना, कहता है कितने समय के बाद ये इतना हो जाएगा। इस एक्सप्रेशन में जीरो ऑर्डर को बैठा दिए, है ना। अब देखो यहाँ के का वैल्यू टी यहाँ कर दिए, के यहाँ अगला के का वैल्यू देखो यहाँ बैठा दिए, ए का वैल्यू बैठा दिए, नोट का वैल्यू ए का वैल्यू बैठा दिए, इसको घटा दिए, कितना आया इतना होता है इतना सेकेंड। क्या कोई दिक्कत नहीं ना, इसको उतार के आप क्वेश्चन देखिए, कहता है प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन 0 ऑर्डर की अभिक्रिया लिख दिया। डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम इज 0 ऑर्डर रिएक्शन। कहता है जिसके लिए दर स्थिरांक माना रेट कांस्टेंट के कितना है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर
per second. Twice NH3 platinum. N2 plus 3H2 कहता है कि N2 तथा H2 के प्रोडक्शन मतलब उत्पादन की दर क्या होगी। देखो बढ़िया प्रॉब्लम है बच्चों, प्रॉब्लम को पहले आप उतारिए तब बता देख रहे हैं ना, पहले थ्योरी बताए तो न्यूमेरिकल्स बता रहे हैं। चाहते तो हम डायरेक्ट थ्योरी हम डायरेक्ट न्यूमेरिकल ही बता देते है ना। कहता है कि प्लेटिनम की सतह पर अमोनिया का विघटन या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। अब इसके लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू दे दिया। अब ये भी याद रखना, ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के की इकाई क्या होती है? यहाँ के की इकाई होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। वही फर्स्ट ऑर्डर रहेगा तो सिर्फ होगा पर सेकेंड, लेकिन जीरो ऑर्डर है तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्योंकि अमोनिया है, प्लेटिनम की सतह पर विघटन हो रहा है या जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया है, दे दिया है जिसके विक्रिया दे दिया। अब कहता है कि इस रिएक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर बने रेट, दर बने क्या हुआ, इसके बनने की दर क्या होगी ना, ये रेट, ये बनने की दर R जो है क्या होगी, है ना। तो ऐसे रिएक्शन के लिए आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर R इक्वल, देखो रेट क्या होता है आपको हम बता चुके हैं। R इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, इसको कहते हैं एवरेज रेट। वही जब इंस्टेंटेनियस रहता है तब क्या लिखते हैं, dC बाय dt। जब चेंज बहुत कम होगा, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होगा, तो वहाँ डेल्टा की जगह हम यूज करेंगे किसका, d। कब, जब चेंज बहुत स्मॉल होगा तो वहाँ d लिखेंगे, और जब चेंज थोड़ा बड़ा होगा तो वहाँ डेल्टा लिखेंगे। समझ रहे, दोनों एक ही चीज़ है। R इक्वल टू डेल्टा C बाय डेल्टा t लिखिए, या R इक्वल टू dC बाय dt, एक ही चीज़ है। आपको बताए हैं नहीं बताए हैं, जान जाइए कि रिएक्टेंट रहता है तो वहाँ पर रेट में माइनस देते हैं, और प्रोडक्ट में क्या देते हैं, प्लस देते हैं। ओके, रिएक्टेंट में माइनस देते हैं, प्रोडक्ट में प्लस देते हैं, और जितना कॉफिशिएंट रहता है गुना, उससे क्या करते हैं, भागते हैं। प्राय कहीं कहीं गुना की भी जरूरत पड़ती है। रिएक्शन के रेट को समान बनाने के लिए प्राय कॉफिशिएंट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। दो बात तीन बात याद रखोगे, रेट कैसे लिखा जाता है, R इक्वल टू dC बाय dt, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये हुआ स्मॉल चेंज, ये लार्ज। रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस देंगे, मतलब प्रोडक्ट रहेगा प्लस देंगे, और कॉफिशिएंट जो है आगे में 2 3 लिखा रहता है, उससे प्राय क्या करते हैं, डिवाइड। तो सबसे पहले रेट लिखेंगे R इक्वल टू माइनस कर दिए, ये रिएक्टेंट 1/2 G NH3, वही हुआ बड़ी ब्रैकेट NH3, इसको कहते हैं कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन, अमोनिया, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। और DNH3 को क्या पड़ेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम। ये देखो प्रोडक्ट है देंगे प्लस DN2 बाय dt,
फिर देखिए क्या है, प्रोडक्ट है तो प्लस देंगे, प्लस 1/3 डी H2/dt। रेट हम आपको बताए ही नहीं, यहाँ लिखने के लिए आया समझ में। रेट आपको बताए दिए हैं, प्रोडक्ट है प्लस 1/3 डी H2 क्या dt। फिर समझिएगा रेट लिखने के लिए, रेट लिखने का तरीका है कि रिएक्टेंट में माइनस देते हैं, प्रोडक्ट में प्लस देते हैं। प्रोडक्ट दो स्पेसीज है, यहाँ में प्लस दिए, यहाँ में प्लस दिए। ये कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 2 से भाग, यहाँ 3 है, 3 से भाग 3 है, 1 है, एक ही है। यहाँ 2 से भाग दिए, वहाँ एक चीज। और दूसरा चीज हम आपको क्या बताएं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर और के का वैल्यू दोनों बराबर ही होता है। यहाँ देखो के का वैल्यू दिया है, गिवन दिया है के इक्वल टू दिया है कितना है 2.5 into 10 to the power -4 यूनिट जो भी है मोल पर लीटर। पूछता है इसके और इसके बनने की दर क्या है। हम आपको बताए हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर और के दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। इसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो थ्योरी पढ़ा चुके हैं। इसीलिए जितना के का वैल्यू हुआ उतने आर का। क्लियर हो गया। अब चले आइए यहाँ, पूछता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बनने की दर क्या होगी। ये है ना, बनने की दर क्या है, वेरी सिंपल। पहले देखो पूछ रहा है कि नाइट्रोजन के बनने की दर क्या है ना, एक बार तो हम क्या करेंगे, आर को इसके इक्वल करेंगे। ये क्या होगा, नाइट्रोजन के बनने की दर प्लस में हुआ बनना, फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंट। तो क्या करेंगे, इसको इसको आर तो हमको पता ही था, आर हमको पता जितना के होगा उतने आर होगा। आर पता है तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए क्या लिखेंगे, सिंस चूंकि यहीं से देंगे डी N2/dt इक्वल टू आर हुआ प्लस डी N2/dt। अब आर का वैल्यू देखो कितना, 2.5 into 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया, यानी जो रेट है वही क्या हुआ, नाइट्रोजन के बनने की दर। दूसरा क्या पूछ रहा है, हाइड्रोजन के बनने की दर क्या होगा। हाइड्रोजन के बनने की दर है, अगर प्लस में हुआ बनने की दर, हाइड्रोजन के बनने की दर क्या होगा, उसमें ये और ये बराबर कर देंगे, ये और ये क्या कर देंगे, इस समय ये दोनों को बराबर कर देंगे। हाँ, सिंस 1/3 डी H2/dt इक्वल टू क्या होगा, आर। ओके, therefore plus DH2/dt is equal to 3R plus DH2/dt 2.5 into 10 to the power -4 is equal to 7.5 10 to the power -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी कि नाइट्रोजन के बनने, हाइड्रोजन के बनने की दर जो है वह नाइट्रोजन के बनने की दर से तिगुना है, 2.5 3.5 3 से मल्टीप्लाई हुआ
समझ रहे हैं? मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख देंगे, जो मांग रहा है और जो दिया है दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर। रेट दिया है आप, हाइड्रोजन पूछ रहा है, हाइड्रोजन से बराबर कर दिए, नाइट्रोजन पूछ रहा है, नाइट्रोजन से बराबर कर दिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसका जवाब देंगे। देखिए एक और प्रॉब्लम बताते हैं जीरो ऑर्डर से। जीरो ऑर्डर को कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, थोड़ा बहुत ही न्यूमेरिकल रहता है। एक और बताते हैं, देखिए ठोस कैटेलिस्ट मतलब प्रेरक, ठोस कैटेलिस्ट की सतह पर एक गैस के विघटन के दौरान विभिन्न समय पर गैस का दाब निम्नलिखित पाया गया। टाइम जो है सेकेंड, प्रेशर जो है वह पीए में पास्कल है। जब टाइम 0 है प्रेशर है इतना 5 × 10⁻3। जब टाइम है 100 तो यह है 4.2 × 10⁻3। जब ये 200 है तो यह है कितना 3.4 × 10⁻3। और जब यह 300 है तब रेट है 2.6 × 10⁻3। कहता है इस अभिक्रिया के ऑर्डर, इस अभिक्रिया के ऑर्डर हिंदी में क्या कहते हैं, कोटि, है ना। रेट कांस्टेंट माना दर स्थिरांक तथा हाफ लाइफ मतलब अर्ध जीवन की गणना करें, अर्ध जीवन की गणना करें। इस प्रॉब्लम को आप ताड़िए। ओके, इस प्रॉब्लम को आप ताड़िए, कुछ नहीं, वेरी सिंपल। देखिए यह गैसेस फेज के लिए कोई गैस है जिसका विघटन जो हो रहा है किसी ठोस कैटेलिस्ट मान लो निकेल, प्लेटिनम, टंगस्टन उसकी सतह पर हो रहा है। वह विभिन्न समय में जो गैस का प्रेशर कितना पाया गया वह इस टेबल में दिखाया गया है। तो आपको इस टेबल के आधार पर जवाब देना है उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, उस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के का वैल्यू क्या है और उसका हाफ लाइफ टी हाफ क्या है, इसकी गणना। तो देखो इसके लिए है क्या कि आपको इस प्रॉब्लम को बनाने का ढेर सारा प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है कि देखिए जब टाइम 0 हो उस समय प्रेशर इतना, यानी पी नॉट आपका मान दिया हुआ, पी नॉट का मान आपको दिया है 5 × 10⁻⁴
5 इंटू 10 टू द पावर 3 PA मन हुआ पास्कल दिया। और जब टाइम जैसे जैसे बीतेगा, है ना, तो रिएक्टेंट का जो T समय के बाद प्रेशर होगा वह घटेगा कि नहीं घटेगा? घटेगा ना। वही टोटल प्रेशर जब फर्स्ट ऑर्डर में एक बताए थे, वहाँ टोटल प्रेशर रहेगा तो वो बढ़ेगा। टोटल प्रेशर मतलब हुआ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का प्रेशर। लेकिन जब इनिशियल प्रेशर इतना है ना, अब कैसे जाने इनिशियल? जब T इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा तो उस समय जो प्रेशर होगा उसको इनिशियल प्रेशर कहेंगे। अब 100 सेकेंड के बाद जो रिएक्टेंट का प्रेशर है वो घटबे करेगा। देखो 5 से घट के 4.2 आ गया, 200 सेकेंड के बाद 3.4 आ गया, 300 सेकेंड के बाद 2.6 आ गया। ये क्या दिया है? T समय के बाद प्रेशर, यानी ये P का मान दिया है कब? जब 100 सेकेंड हुआ तब, 200 सेकेंड हुआ तब, 300 सेकेंड तब। तब हम क्या करेंगे? कैसे जानेंगे ये किस ऑर्डर रिएक्शन? मान लो अभी हम 0 ऑर्डर पढ़ रहे हैं या फर्स्ट ऑर्डर पढ़ रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू पुट करेंगे। और यदि 100 सेकेंड के लिए, 200 सेकेंड के लिए, 300 सेकेंड के लिए, सब के लिए K का मान यदि सेम आ जाएगा तीनों के लिए, तो क्या देंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। वही 0 ऑर्डर रिएक्शन है। 0 ऑर्डर रिएक्शन में 100 सेकेंड में निकालेंगे K का मान, 200 सेकेंड में निकालेंगे, 300 सेकेंड में निकालेंगे। यदि K का मान तीनों केस में एक ही रह जाएगा तो क्या देंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन में यदि सेम रह गया तो क्या देंगे? 0 ऑर्डर रिएक्शन है। और यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो देखेंगे K का मान जो तीनों के लिए 3 तरह का आ गया। इसका मतलब है कि यह इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ओके, वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। तो देखिए इसके लिए क्या करें, तो मिटाना पड़ेगा। P नोट को लिख लिया। मान लो हम पहले 0 ऑर्डर के लिए लगा दें, है ना। K इक्वल टू 1/T P नोट माइनस, है ना। जब T का वैल्यू क्या लिए? 100 सेकेंड, है ना। तो K इक्वल टू T का वैल्यू क्या लिए? 100 सेकेंड, है ना। K इक्वल टू 1/100, है ना। अब P नोट किसको कहते हैं? जब T इक्वल टू 0 होता है उसको कहते हैं P नोट। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 माइनस और 100 सेकेंड के बाद ये कितना हो गया? 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3, है ना। अब इसको आप चाहिए K इक्वल 1/100, कॉमन लेंगे 5 माइनस 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3। देखो इसमें भी क्या कॉमन ले, क्या किए? कॉमन ले लिए तो क्या आ गया? 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 बटा 100 पॉइंट उड़ा देंगे, 100 पॉइंट उड़ा देंगे 0, 3 0 3 0 कट गया, क्या होगा? 8 पास्कल, 8 पास्कल, है ना। 8 पास्कल पर सेकेंड, क्या हो गया? 8 पास्कल पर सेकेंड। ये K का वैल्यू हुआ कब? जब T का वैल्यू हमने क्या लिया? 100। अब कहोगे सर यही क्वेश्चन क्यों लगा, दूसरा क्यों लगा? तो देखो ये जो है हीट एंड ट्रायल मेथड, हम मान लो 0 ऑर्डर रिएक्शन में लगा के देख रहे हैं,
यदि तीनों केस में k का वैल्यू 8 ही आ जाएगा तो कहेंगे जीरो ऑर्डर। अब वही फर्स्ट ऑर्डर में यदि लगाएंगे, फर्स्ट ऑर्डर में देखेंगे क्या कि 100 सेकंड में कुछ आएगा, 200 सेकंड में कुछ आएगा, 300 सेकंड में देखेंगे कुछ आएगा। इसका मतलब हुआ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। अब देखो हम लगा रहे हैं दूसरे की, जब t इक्वल टू कितना ले लेते हैं 200 सेकंड, तब क्या होगा, पी नोट का तो वैल्यू उतने रह जाएगा, पी नोट का तो वैल्यू उतने रह जाएगा। लेकिन अब जो है ये कितना है 3.4 into 10 to the power 3 है ना। तो k = 1/100 500 का है। अब कितना लेना है 200 ना। अब यहाँ पर हम टाइम कितना 200 माइनस 3.4 into 10 to the power 3 है ना। ये घटेगा तो 1.6 into 10 to the power 3 बटे कितना 200 पॉइंट उड़ा देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, कट गया 3030 8 दूनी 16। ये क्या है पास्कल पर सेकेंड। आपने देखा 100 सेकेंड के बाद भी उतने आया 8 और 200 सेकेंड के बाद भी उतने आया। इसका मतलब यह क्या है, ये जो इक्वेशन हम लगाए हैं जीरो ऑर्डर के लिए ही लगाए हैं। इसका मतलब ये डाटा जो है, ये इक्वेशन जो है ये जीरो ऑर्डर है। यही कॉन्सेप्ट अगर तो 300 के लिए भी चेक कर रहे हैं फॉर 300 सेकेंड है ना। अब हम 3 कर दीजिए है ना। लेकिन अब आप क्या दीजिएगा यहाँ पर 2.6, 300 के बाद ये कितना 2.6, इसको जब घटाओगे तो कितना आएगा 2.6 को घटाओगे तो कितना आएगा 2.4, कितना आएगा 2.4 आएगा है ना। एक जीरो घटा देने पे आ जाएगा तो 1000 कट जाएगा, तो ये भी कितना आएगा 3/24 के पास्कल पर सेकेंड। क्या आपने समझा, फिर से बताना, फिर से बताना है। देखिए अब हम 300 सेकेंड के लिए बोले ठीक 100 दे दिए, पी नॉट तो हमेशा अपने रहेगा है ना। लेकिन 300 सेकेंड में कंसंट्रेशन या प्रेशर है 2.6 या 2.6 बैठा देंगे। ये दोनों को घटा दिए 2.4 पॉइंट उड़ा दिए 1 0 3 0 3 0 कट गया 3 मिनट। तो आपने देखा 100 सेकेंड 200 सेकेंड 300 सेकेंड तीनों केस में k का वैल्यू क्या आया सेम आया, इसीलिए यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये लिखा है किसके लिए फॉर जीरो ऑर्डर। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए कि यह रिएक्शन किस ऑर्डर का है। क्या कहेंगे k का वैल्यू तीनों केस में सेम आया, तो कहोगे सर हम जीरो ऑर्डर नहीं, तो ठीक है आप फर्स्ट ऑर्डर लगा के देखिए। तो तुम फर्स्ट ऑर्डर लगा के देखो तीनों केस में k का वैल्यू 3 तरह का आएगा, इसका मतलब वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना। क्या कहेंगे एज द वैल्यू ऑफ k इज कांस्टेंट, as the value of k is constant at every time, hence it is zero order reaction। एक आंसर हो गया। फाइव इंटू 10 टू द पावर 3 है बेटा, -3 है, क्या है 3, माइनस लिखा गया होगा ठीक है, -3 है सब जगह 3 है। ओके, इसीलिए ऑर्डर आप क्या कहिएगा, ऑर्डर क्या करोगे जीरो ऑर्डर। एक आंसर होगा।
दूसरा पूछ रहा है के का वैल्यू क्या है, के बतेबे कि यहाँ पे तुरंत 8 पास्कल पर सेकेंड, ये दूसरा आंसर हुआ। तीसरा पूछ रहा है हाफ लाइफ क्या है, तो हाफ लाइफ आपको बताएगा, क्या बताए A/2 के, और यदि गैस रहेगा तो एक जगह आप क्या लिखेंगे P0/2 के, समझे। ए को कहते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और जब गैस रहेगा तो P लिखेंगे, इनिशियल प्रेशर को क्या लिखेंगे P0, इनिशियल कंसंट्रेशन को A, इनिशियल प्रेशर को P0, तो T12 P0 आपने 3 है, देख लेते हैं कितना है 5 × 10⁻³ है, कहीं माइनस लिखा गया आप अच्छी कर लीजिएगा बाय 2, के का वैल्यू तब 8 निकालो तो कितना होगा 5000/8 होगी 16, तो 5000 में 16 से भाग दे दीजिएगा तो कितना आएगा 312.5, 312.5, ये क्या होगा सेकेंड ऑप्शन। तीनों हो गया, यानी क्या रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है, के का वैल्यू इतना है और हाफ लाइफ 312.5। तो समझा बच्चों, आज हम क्या किए, जीरो ऑर्डर का थ्योरी बताए और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बता दिए। आज जीरो ऑर्डर कंप्लीट कर दिए। इसमें मुख्य है फर्स्ट ऑर्डर, इसीलिए इस पर 2 3 4 5 क्लास, ये 6th लेक्चर है ना। आज जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम कंप्लीट कर दिए, तब हम बता देंगे RNA, इस पर ऑब्जेक्टिव भी कुछ करवा दें, चूँकि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि 50% तो ऑब्जेक्टिव ना पूछता है, इसीलिए जैसे फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बताए, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बता देंगे, फिर तब RNA इक्वेशन उस पर न्यूमेरिकल बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव करा देंगे, और फिर जब हम आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है रेट इक्वेशन से बताएंगे, रेट इक्वेशन और रेट लॉ इक्वेशन पर न्यूमेरिकल बताएंगे। ये 4 पार्ट का है, 2 पार्ट हम कंप्लीट किए। इसमें न्यूमेरिकल जो मुख्य रूप से फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, RNA इक्वेशन एंड रेट इक्वेशन पर प्रोग्राम, ये 4 तरह का है। उस 4 तरह हम जब बता देंगे कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में जो हम दे रहे हैं बच्चों, यहाँ न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ ले रहे हैं, और साथ साथ उससे रिलेटेड थ्योरी भी हम थोड़ा बता रहे हैं, और हर चैप्टर का हम बता देंगे। आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही उपयोगी आपके लिए है। थैंक्स।